हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने इसरो यूआरएससी के कल जो 27 नवंबर 2016 की 30 क्वेश्चन सोल्यूशन किए थे, आज 30 से आगे करेंगे। 31 से लेकर 60 कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। और वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आज का। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है। एक न्यून साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो न्यून साइन जो अपने पास ट्यूब रहती है, इसकी लेंथ की बात करें। एक मिनट, थोड़ा इसका कलर करेक्शन कर लेते हैं अपने। लेंथ रहती है न्यून साइन ट्यूब के अंदर, लेंथ होती है 1 से 5 मीटर की, 1 से 5 मीटर तक। और इसका जो ट्यूब का डायामीटर रहता है, डायामीटर होता है 10 mm से लेकर 20 mm तक इस ट्यूब का डायामीटर रहता है। तो जो इसकी प्रचालन आवश्यक वोल्टेज रहती है, वो ट्यूब की लंबाई पर डिपेंड करती है, ट्यूब के मटेरियल्स पर नहीं करेगी। डायामीटर पर करती है, लेकिन लेंथ पर। डायामीटर तो इसका निश्चित रहता है 10 से 20 मीटर का, 10 से 20 mm का रहता है। लेकिन जो प्रचालन वोल्टेज रहती है वो ट्यूब की लेंथ पर डिपेंड करती है, ट्यूब की लेंथ कितनी है। और इन सभी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अपने पास सही है। ट्यूब की लेंथ के ऊपर इसकी प्रचालन आवश्यक वोल्टेज डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार के एसी से डीसी परिवर्तक में सर्वाधिक एफिशिएंसी रहती है, दक्षता किसकी ज्यादा होती है। मोटर जनरेटर सेट रहता है, ये भी एसी टू डीसी करेगा। रोटरी कन्वर्टर एसी टू डीसी करेगा। मरकरी अर्क रेक्टिफायर 3000 करंट तक ये वर्क करता है। और सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर रहता है, ये भी कन्वर्ट करता है। अब बात करें एमसीएट जो रहता है, इसके अंदर जो फिक्स लॉस, आयरन लॉस रहेंगे, कॉपर लॉस रहेंगे, वो सब लॉसेस होंगे, लेकिन साथ में फ्रिक्शन लॉस भी रहेगा। घर्षण जो लॉस रहता है, ये घर्षण लॉस भी रहता है इसके अंदर। तो रोटरी कन्वर्टर होगा, इसके अंदर भी घर्षण लॉस रहेगा। और मर्करी आर्क जो रेक्टिफायर रहता है, इसके अंदर कोई फ्रिक्शन लॉस तो नहीं होता, लेकिन लॉसेस ज्यादा होते हैं। सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब है कि इसका टोटली जो निर्माण किया जाता है, वो सेमी कंडक्टर डिवाइसेज रहते हैं, जैसे एससीआर, एफईटी। इसे जो सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास डी, इनकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी हमेशा ही। क्वेश्चन नंबर 33, क्लास बी एम्पलीफायर में, क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट धारा खाली स्थान के लिए प्रवाहित होती है। इसके अंदर जो एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन है, ये साइकिल के आधार पर देखें तो क्लास ए रहता है। क्लास ए प्रकार का रहता है। क्लास बी होती है, क्लास ए भी रहती है इसके अंदर, और क्लास सी रहती है। क्लास ए जो रहता है, इसके लिए 360 डिग्री आउटपुट रहता है, यानी कि एसी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल आउटपुट में मिलेंगे।
क्लास बी जो रहेगा 180 डिग्री के लिए आउटपुट रहता है। क्लास ए बी के लिए 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के मध्य कितना भी आउटपुट हो सकता है। और एक सी जो टाइप रहता है इसके अंदर 180 डिग्री से कम के इनपुट साइकिल के लिए आउटपुट रहता है 180 डिग्री से कम कितना भी हो सकता है के लिए फ्लो करता है। और क्लास जो ए एम्पलीफायर है इसकी एफिशिएंसी रहती है 35 से लेकर 50% तक। हर बुक में अलग अलग प्रकार का डेटा रहता है। क्लास बी का जो रहेगा इसकी एफिशिएंसी रहेगी 78.5% तक। क्लास ए बी रहेगी इसकी 50% से लेकर 78.5% तक एफिशिएंसी होगी। और क्लास जो सी रहेगा इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो रहती है 90% तक। इसके अंदर फाइगर्स ऑफ मेरिट फैक्टर की बात करें तो वो रहता है 0.2, 1 सेकंड 0.4, क्लास बी के लिए 2, ए बी के लिए 0.4 से लेकर 2, और इसके लिए रहता है क्लास सी के लिए 0.25 फाइगर्स ऑफ मेरिट फैक्टर। तो अभी अपने पास क्वेश्चन 33 का आंसर रहेगा इनपुट के हाफ साइकिल के लिए। और इनपुट से आधी इनपुट साइकिल से कम के लिए तो ये क्लास सी रहेगा। आधी इनपुट से अधिक साइकिल के तो ये क्लास अपने पास ए बी रहेगा। और पूरी इनपुट साइकिल तो ये क्लास ए का एम्पलीफायर रहेगा। तो आपको शायद तक अपने क्वेश्चन का उत्तर मिल गया होगा। 33 नंबर का हो रहेगा ऑप्शन सी। एससीआर एक एससीआर सार्थक धारा के साथ चालन तब शुरू करेगा जब एन एससीआर स्टार्टिंग कंडक्टिंग विथ एन एससीआर स्टार्टिंग कंडक्टिंग विथ एप्रिशिएबल करंट व्हेन। तो एससीआर कब अपना फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है तो वो जब आएगा। एससीआर का अपने ग्राफिकल सांकेतिक चिन्ह बनाते हैं। तो ये एनोड टर्मिनल्स है, ये कैथोड टर्मिनल्स है, कैथोड टर्मिनल्स है। और ये रहता है अपने पास गेट टर्मिनल्स। इनकी लेयर की बात करें तो ये इंटरनल संरचना तो ये P1 टर्मिनल्स, P1 लेयर, और ये N1 लेयर, और ये P2 लेयर, और ये N2 लेयर। ये कैथोड टर्मिनल्स, ये एनोड, और P2 से निकलेगा अपने गेट टर्मिनल। ओके, तो आपको एससीआर के कुछ मॉडिफाइड रूप समझाए थे, सी एससीआर, एसयूएस और एससीएस। सी एससीआर का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसके अंदर जो लेयर सेम रहेगी P1 N1 P2 N2, लेकिन जो गेट टर्मिनल से निकलेगा ये गेट टर्मिनल से निकलेगा N1 से। ओके, और एसयूएस आपको बताया था इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो लेयर रहती है P1 N1 P2 N2 जो अपने ये ड्रॉ कर रखी है यही रहती है। लेकिन जो गेट टर्मिनल्स एग्जिट करेगा वो N1 टर्मिनल से रहेगा। लेकिन N1 और कैथोड के मध्य एक जिनर डायोड यूज में लिया जाएगा, जिनर डायोड। और एससीएस जो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच। तो इसके अंदर जो अपने पास गेट टर्मिनल्स रहते हैं ये N1 और P2 लेयर से रहते हैं। और 3 जंक्शन रहते हैं J1 J2 J3। और J2 जो जंक्शन होता है इसकी विड्थ ज्यादा रहती है। तो ये गेट P2 लेयर से निकला है तो एनोड और गेट जो टर्मिनल्स रहेगा इन दोनों को पॉजिटिव गेट सिग्नल चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 35 नंबर क्वेश्चन, हाई हेड एंड निम्न स्त्राव के लिए खालिस्तान वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है। फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्जिंग द वाटर टरबाइन इज यूज। टरबाइन रहती है अपने पास पेल्टन। पेल्टन टरबाइन जो रहती है ये हाई हेड के लिए रहती है, हाई हेड के लिए रहेगी। केपलन टरबाइन मीडियम हेड के लिए रहेगी। और फ्रांसिस ये मैंने सोचा सीक्वेंस ही लिखा हुआ है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। जो फ्रांसिस टरबाइन रहती है इसका मीडियम हेड रहता है।
और केपलान जो प्रोपेलर रहती है इसका लो हेड की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके। और जो हाई हेड होता है इसके अंदर लो डिस्चार्जिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि पानी कम मात्रा में निकले, लेकिन उसका हाई हेड के कारण प्रेशर हाई रहता है। और जो ये केपलान प्रोपेलर, फ्रांसिस केपलान प्रोपेलर जो तीनों टर्बाइन्स रहती है, इसके अंदर हाई डिस्चार्जिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, हाई डिस्चार्जिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अपने पास पेल्टन जो टरबाइन रहता है, पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस, कैपलान और प्रोपेलर टरबाइन। तो पेल्टन जो टरबाइन रहता है इसकी स्पीड रहती है 10 से लेकर 60 आरपीएम की। फ्रांसिस टरबाइन 60 आरपीएम से लेकर 300 आरपीएम। और केपलान और जो प्रोपेलर रहते हैं इनके लिए 300 आरपीएम से लेकर 1000 आरपीएम तक स्पीड रहती है टरबाइन्स की। और हेड की बात करें तो पेल्टन के अंदर, पेल्टन को इम्पल्स और फ्रांसिस को रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। पेल्टन टरबाइन के अंदर हेड की बात करें तो हेड रहता है 300 मीटर से ज्यादा, फ्रांसिस के अंदर 60 से 300 मीटर। और प्रोपेलर की बात करें, कैपलान और प्रोपेलर, तो इसके अंदर 10 से 60 मीटर तक की हाइट वाला, हाइट के लिए अपने पास चाहिए इसके अंदर प्रेशर, यानी कि जो हेड रहते हैं मीडियम हेड, लो हेड और हाई हेड। हाई हेड जो रहता है उसकी लेंथ होती है 300 मीटर से ज्यादा, मीडियम हेड के अंदर 60 से 300 मीटर, और जो लो हेड रहता है उसके लिए 10 से 60 आरपीएम अपने को चाहिए होते हैं। तो 35 आंसर अपने पास रहेगा ए ऑप्शन। पेल्टन जो टरबाइन है हाई हेड की रिक्वायरमेंट रहती है, लो डिस्चार्जिंग और 10 से 60 आरपीएम की स्पीड और 300 मीटर से ज्यादा, और आवेग टरबाइन होता है ये आवेग। और जो फ्रांसिस, फ्रांसिस हो गया, कैपलान हो गया और प्रोपेलर, ये तीनों रिएक्शन प्रतिक्रिया टरबाइन्स रहती है। ओके, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अभी हाई हेड और लो डिस्चार्जिंग के लिए अपने पास पेल्टन टरबाइन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण खालिस्तान को जानने के लिए किया जाता है। नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस होता है इसके लिए शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग, मैग्नेटाइजेशन करंट एंड कॉपर लॉस के लिए सैंपल टेस्टिंग दोनों मान सकते हैं, उसके अंदर कॉपर लॉस, नो लोड लॉस भी आएंगे और लोड पर लॉसेज, दोनों लॉसेज मिलेंगे। और सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटाइजेशन करंट एंड नो लॉस लॉस, तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास सी। नो लोड जो ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन करंट और नो लोड टेस्टिंग फाइंड आउट होते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इसके द्वारा ज्ञात नहीं होती है। अपने देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड टेस्टिंग का फंक्शन। सबसे पहले इसका ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जो कि निश्चित मान की वोल्टेज अपने चाहेंगे उतने वोल्टेज देगा। ट्रांसफार्मर को ये एम्पियर मीटर्स, ये कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग और ओपन सर्किट रखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग को। और यहाँ पर रख देगा अपने पास वोल्ट मीटर और ये वाट मीटर हो जाएगा। इसके अंदर ये करंट कॉइल है और ये प्रेशर कॉइल है। ओके, तो स्टार्टिंग में अपने ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया। ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा ट्रांसफार्मर की जो टेस्टिंग कर रहे हैं ओपन सर्किट टेस्टिंग,
ये एक निश्चित अपने वोल्टेज जो रेटेड वोल्टेज होते हैं, वो रेटेड वोल्टेज ट्रांसफार्मर को दे सकें। ओपन सर्किट जो टेस्टिंग की जाती है, ओपन सर्किट टेस्टिंग, ओपन सर्किट टेस्टिंग जो रहती है, इसके अंदर टेस्टिंग करते हैं अपने रेटेड वोल्टेज पर। करंट की वैल्यू रहती है 2 से 5%, जो अपने फ्लो नहीं करवाते, ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लो करती है। ये नो लोड करंट रहता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड करंट करंट की वैल्यू रहती है 2 से 5%। जबकि इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसके अंदर नो लोड जो लॉस होता है, नो लोड जो करंट होता है, वो 40 से 50% रहता है। इसके अंदर नहीं लिखूंगा, आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। 2 से 5% रेटेड वोल्टेज पर करेंगे, करंट ऑटोमेटिकली 2 से 5% फ्लो करेगा। ट्रांसफार्मर के अंदर जो अपने कोर लेते हैं, वो दो प्रकार की कोर होती है, सी आर एच आर जी ओ की और सी आर जी ओ की। एच आर जी ओ की होता है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, लिखना ना आपको मैं बोल रहा हूँ। और सीआरजीओ की रहती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। आप एचआरजीओ बताया मैंने, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। सीआरजीओ के लिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। कोल्ड यानी कि ठंडा, रोल्ड यानी कि ठंडा, जो अपने पास नरम लोहा और उसके अंदर सिलिकॉन स्टील मिलाया है, तो ठंडे के ऊपर रोलर फेरते हैं, जिसके कारण जिस डायरेक्शन में फेरेंगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन एक दिशा में अनुदिश हो जाती है। जिस डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट रहेगी उस दिशा में फ्लो करेगी, या तो जिस साइड से रोलर आया है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो होती है उत्पन्न हो जाती है, अनुदिश हो जाती है। अपने को मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आई तो इस डायरेक्शन में अपना पूरा फोर्स लगाएगी। हॉट रोल्ड तो गर्म जो मेटल रहेगा उसके ऊपर रोल्ड करना। और अब इसके अंदर दो आपको टर्म्स बताता हूँ कि एचआरजीओ की कोर है और अपने पास पावर ट्रांसफार्मर है। वो एचआरजीओ की कोर है और अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। सीआरजीओ की कोर है और अपने पास पावर ट्रांसफार्मर है। और सीआरजीओ की कोर है, अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। एचआरजीओ की कोर है तो अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या चाहिए, तो 1.1 से लेकर 1.3 टेस्ला होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 1.1 से लेकर 1.2 टेस्ला तक रहती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर अपने पास फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू रहती है 1.5 से लेकर 1.7 तक। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर 1.4 से लेकर 1.5 टेस्ला तक अपने को इसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी देखने को मिलती है। इतना आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिखना। अब अपने इसके अंदर टेस्टिंग करते हैं तो ये वेक्टर के अंदर अपने पास अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू, ये करंट मैग्नेटाइजेशन करंट, और ये जो करंट है ये कोर लॉस कंपोनेंट रहेगा। और ये जो टोटल करंट होगा ये नो लोड लॉस रहेगा, आई नोट। जो आई डब्ल्यू होता है इसका आपको अपने बनाते हैं डायग्राम। ये रेजिस्टेंस और ये अपने पास आ गया रिएक्टेंस। यहां से जो करंट आएगा ये आई वन होगा टोटल, इधर जाएगा ये करंट होगा आई वन डैश, और यहाँ पर जो करंट आएगा ये आई नोट रहेगा। इस ब्रांच के अंदर आएगा आर नोट के अंदर जो करंट है ये आई डब्ल्यू रहेगा। जो कोर में रेजिस्टेंस के कारण लॉस होता है उसको कंपनसेशन करता है आई डब्ल्यू।
और जो ये एक्स नोड के अंदर जो करंट आएगा इसकी वैल्यू रहती है आई म्यू, जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो अब जो रेजिस्टेंस के कारण लॉस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस के अंदर पावर फैक्टर इकाई रहता है, और जो रेजिस्ट करंट होता है ये वोल्टेज के इन फेज में रहता है, तो अपने V1 के इन फेज में दिखाया है। और जो मैग्नेटाइजेशन करंट होता है इंडक्टेंस के कारण होता है, ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करेगा, तो अपने लेग में दिखा दिया। और इन दोनों का जो रहता है वो आई नोट की वैल्यू रहती है, और ये जो होगा ये होगा अपने पास फाइव एंगल, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में E2 वोल्टेज और E1 वोल्टेज। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 180 डिग्री का एंगल रहता है। और प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ के मध्य कितने डिग्री का एंगल होता है, तो 0 डिग्री का होता है, क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन में है अभी। अब अपने आई म्यू ज्ञात करना और आई डब्ल्यू ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो आई नोड जो रहता है इसके लिए ये अपने सिंबल ड्रॉ कर दिया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th तक 12th तक फॉर्मूले पढ़े होंगे, आईटी में पढ़े होंगे। तो आई नोड स्क्वायर इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर। यहाँ पर आई नोड का अपने जीरो स्क्वायर हटाएंगे, आई जीरो इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, और इधर इसका लगाएंगे अंडर रूट। तो अपने ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर आई डब्ल्यू ज्ञात करते हैं, तो आई नोट स्क्वायर माइनस आई म्यू स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। इसी प्रकार आई म्यू ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो अपने ज्ञात करेंगे आई नोट स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू स्क्वायर, इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। और आई डब्ल्यू की वैल्यू जो रेजिस्टेंस के कारण लॉस कंपनसेशन रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए आई नोट कोस फाई के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। और आई म्यू की जो वैल्यू है ये आई जीरो साइन फाई के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने जो आर नोट और एक्स नोट जो अपने लिखा था वेक्टर ड्रॉ करते टाइम, उसको लिखेंगे। तो आर नोट की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और एक्स नोट की, आर नोट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वोल्टेज अपॉन में आई डब्ल्यू, करंट वोल्टेज अपॉन में धारा कर दिया, और एक्स नोट रिएक्टेंस ज्ञात करने के लिए वो रहेगा वोल्टेज अपॉन में आई म्यू। ओके, तो ये अपने पास पूरा ओपन सर्किट टेस्टिंग के लिए पैरामीटर्स देख लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ट्रांसफार्मर में है नो लोड टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण को जानने के लिए किया जाता है, क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन करंट और नो लोड लॉसेस ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड टेस्टिंग करते हैं। और ये रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। और जो लो वोल्टेज साइड क्यों करते हैं, मेन ऑप्शन ये है। लो वोल्टेज साइड पर टेस्टिंग क्यों किया जाता है, लो वोल्टेज साइड क्यों टेस्ट करते हैं, तो इसका रीजन ये रहता है कि जो वोल्टेज का मान ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग फिक्स रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज की वैल्यू कम होने पर धारा का मान सेम केवी रेटिंग के लिए अधिक रहेगा। धारा का मान अधिक तो 2 से 5% करंट को मेजरमेंट करने के लिए अपने पास इक्विपमेंट्स प्रॉपर रहते हैं। जैसे वोल्टेज हाई होगी तो करंट की वैल्यू कम, उसका 2 से 5% ज्ञात करना अपने पास मीटर के द्वारा मेजरमेंट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो मीटर्स रहते हैं अपने पास उनका फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो होती है वो हाई सेंसिटिव रहती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जिसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात करें तो 3% अगर एरर है, तो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन के अंदर 6% एरर रहेगा, और 1/4 स्केल के ऊपर 1/4 स्केल के ऊपर डिफ्लेक्शन रहता है 12%। इसीलिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिया जाता है। तो आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा अपने पास सी,
नो लोड टेस्टिंग जो होती है मैग्नेटाइजेशन करंट एंड नो लोड लॉसेस आर नोट और एक्स नोट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणक होता है। पिछले लेक्चर में ही अपने आरएलसी रेजोनेंस सर्किट के अंदर पूरा आपने रिएक्टर देखा, उसके बारे में पूरे कंपोनेंट बताए। तो इसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू रहती है इकाई। जो रेजिस्टेंस इम्पीडेंस के लिए अपने फॉर्मूला लिखे, इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या होता है कि आरएलसी जो सीरीज सर्किट रहती है, इसकी मेन कंडीशन होती है एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ पर एक्सएल से एक्स सी कट जाएगा, रेजिस्टेंस का अंडर रूट रेजिस्टेंस स्क्वायर का अंडर रूट हटाएंगे तो ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इम्पीडेंस बच जाएगा। तो धारा का मान भी इसमें हाई होता है और इम्पीडेंस की वैल्यू कम होती है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू कम तो एडमिटेंस हाई, और सीरीज सर्किट है तो वोल्टेज हर कंपोनेंट में सेम रहेगी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। और वोल्टेज की जो अपने वी एल और वी सी जो वोल्टेज होती है, इसके अंदर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी अपने पास 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा बी। रेजोनेंट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आरएलसी सीरीज सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट की भांति व्यवहार करता है। करंट का जो मान वेरिएशन करता है वो केवल रेजिस्टेंस के मान परिवर्तन से ही वेरिएबल रहता है। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिकल धारा के उसमें प्रभाव पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करेगा। विच अप्लायंसेज वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? तो वॉशिंग मशीन होती है क्या हीट पैदा करती है? नहीं, कपड़े धोती है। इंडक्शन मोटर्स रहती है अंदर। फीड मिक्सर फूड मिक्सर जो रहता है, इसके अंदर भी यूनिवर्सल मोटर होती है। टेबल फैन रहता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर रहती है। लेकिन जो टोस्टर होता है, ये हीट का प्रोडक्शन करता है। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारे पास डी। 39, 1 मिली हेनरी प्रेरकों को समांतर में जोड़ा गया है। जोड़ते हैं। आप इनके टर्म्स मत गिनने लग जाना कि किसका इंडक्टेंस हाई होगा किसका कम। तो वो बात नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली अपने ड्रॉ किया है। ये हर एक इंडक्टर जो है इसकी वैल्यू 1 मिली हेनरी है। इस संयोजक को श्रृंखला में इस संयोजक को श्रृंखला में 1 मिली हेनरी वाले प्रेरक के साथ जोड़ा गया है। इसका भी मान 1 मिली हेनरी है। तो अपने को ज्ञात करना है इन दो टर्मिनल्स के ऊपर इंडक्टेंस कितना रहेगा, ए एंड बी ऑप्शन के मध्य। तो इंडक्टर सीरीज में रहने से इंडक्टेंस बढ़ेगा। सीरीज में ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। सीरीज के लिए रहता है फॉर्मूला इसके अंदर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 है। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अपने नॉर्मली ऐड करेंगे L1 प्लस L2। अगर पैरेलल्स है तो पैरेलल्स के अंदर अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है तो फॉर्मूला ज्ञात करने का है L1 गुणा L2 माइनस एम स्क्वेयर अपॉन में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। एडिटिव पोलरिटी का रहेगा तो माइनस होगा, विपरीत पोलरिटी का रहेगा तो प्लस रहेगा। ओके, अभी अपने पास पैरेलल में ज्ञात करना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है तो इस फॉर्मूले को यूज में नहीं लेंगे। अपने नॉर्मली जो ये वैल्यू दी हुई है इसको हटाएंगे। अपने फॉर्मूला लिखेंगे L1 गुणा L2 अपॉन में L1 प्लस L2। तो चार अपने इंडक्टर हैं, 1 मिली हेनरी की है। 1 मिली हेनरी इनकी वैल्यू है। चार पैरेलल्स में है, समान अगर वैल्यू के रहेंगे
तो टोटल जो हर एक इंडक्टर का इंडक्टेंस अपॉन में जितने नंबर्स ऑफ इंडक्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। अपने पास 4 इंडक्टर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.25 हेनरी, ओनली हेनरी नहीं, मिली हेनरीज, और सीरीज में है। अब ये अपने पास इंडक्टेंस की ये जो पूरा मान है ये कन्वर्ट हो गया इस इंडक्टेंस के अंदर। इसकी वैल्यू है 0.25 मिली हेनरी, और ये जो इंडक्टेंस है ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू है 1 मिली हेनरी। तो अपने पास हो जाएगा 1.25 मिली हेनरी। शायद ही आपके पास कोई क्वेरी हो इस क्वेश्चन से संबंधित। देखते हैं अपने इस क्वेश्चन में दो 1 मिली हेनरी के इंडक्टेंस जुड़े हुए हैं, एक नहीं, अपने यहाँ पर किया एक एक, तो ये हो जाएंगे दो इंडक्टेंस। तो ये भी 1 मिली हेनरी का है, यहाँ पर भी 1 मिली हेनरी का इंडक्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये एक और एक हो जाएगा दो, L1 प्लस L2 2 मिली हेनरी, और 0.25 मिली हेनरी। ऑप्शन नंबर रहेगा सी, वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द burdens of protective करंट ट्रांसफार्मर इज स्पेसिफाइड इन। करंट ट्रांसफार्मर के अंदर जो बर्डन लोड रहता है वो किसके अंदर रहता है? लोड धारा का प्रतिशत बिल्कुल नहीं। अपने पास जो मेन ट्रांसफार्मर करें तो उसके अंदर केवीए में रह सकता है, एमवीए में रह सकता है, लेकिन जो करंट ट्रांसफार्मर सिटी रहती है, करंट ट्रांसफार्मर, इसके लिए रहता है बर्डन वोल्ट एम्पियर्स के अंदर। ऑप्शन नंबर बी रह जाएगा। बाकी सिटी के लिए आपको बता ही दिया, पहले एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जो टर्न रेशियो रहेगा, टर्न रेशियो के लिए अपने पास रहता है सेकेंडरी रेटेड टर्न अपॉन में प्राइमरी रेटेड टर्न्स रहेगा। प्राइमरी रेटेड टर्न, और इसके लिए नॉमिनल रेशियो की बात करते हैं, नॉमिनल रेशियो, तो ये रहता है प्राइमरी रेटेड टर्न अपॉन में सेकेंडरी रेटेड टर्न। अब आप मस्त ये सोच रहे हैं मतलब जाना कि एस आर टी क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ उसको और साथ में स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन दोनों को आप मैच करना। प्राइमरी रेटेड टर्न, सेकेंडरी रेटेड टर्न, ये नॉमिनल रेशियो है। इसी प्रकार पीटी के लिए अगर बात करें तो पीटी के लिए जो टर्न रेशियो है ये रहेगा, उसके अंदर वोल्टेज स्टेप डाउन होती है, तो प्राइमरी रेटेड टर्न अपॉन में सेकेंडरी रेटेड टर्न रहता है। और अपने बात करें इसके अंदर पीटी के अंदर नॉमिनल रेशियो, तो प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज रहेगी। यहाँ पर प्राइमरी रेटेड टर्न्स नहीं देंगे भाई। प्राइमरी रेटेड करंट अपॉन में सेकेंडरी रेटेड करंट, और टर्न रेशियो एरर के बारे में फॉर्मूला लिख लेते हैं। टर्न सीटीपीटी के लिए दोनों के लिए सेम रहेगा। ये टर्न रेशियो एरर की बात करते हैं तो इसके अंदर रहता है टर्न रेशियो एरर में नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपॉन में एक्चुअल रेशियो गुणा 100 रहेगा। ओके, तो टर्न रेशियो एरर सीटीपीटी के लिए करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए सेम रहेगा। अभी अपने पास हो जाएगा बर्डन वोल्ट एम्पीयर में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन, समकालिक मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिणाम खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो ये जो परिणाम होता है मोटर की स्पीड से और लोड से, स्पीड फ्लक्स किसी से कोई मैटर नहीं करता। जो अपने पास बैक ईएमएफ डिपेंड करता है, ये करता है डीसी फील्ड
डीसी फील्ड एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। डीसी फील्ड एक्साइटेशन जो अपने फील्ड वाइंडिंग को शंट जनरेटर के द्वारा वोल्टेज देकर एक्साइट करते हैं, सप्लाई देकर एक्साइटेशन करते हैं, इसके ऊपर आर्मेचर करंट की वैल्यू डिपेंड करती है, बैक ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड करती है, पावर फैक्टर डिपेंड करता है, और पावर फैक्टर के कारण आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो अपने पास हो जाएगा केवल डीसी एक्साइटेशन। कई बार क्वेश्चन आता है कि सिक्वेंस मोटर के अंदर कौन सा लॉस है जो एसी सप्लाई से नहीं लिया जाता। तो रोटर कॉपर लॉस जो रहते हैं वो एसी सप्लाई से नहीं लिया जाता, सप्लाई सोर्सेज से नहीं लिया जाता, ये अपने अलग से डीसी जनरेटर लगा रहे हैं। तो ये एसी सप्लाई से क्यों लेगा भाई? जिस सप्लाई से सप्लाई ले रहे हैं उसी से पर ही तो कॉपर लॉस डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजित से चालित तुल्यकालिक मोटर का आर्मेचर धारा क्या रहता है? यहाँ पर when running under no load condition, नो लोड कंडीशन पर है with और excited आर्मेचर करंट ड्रॉ बाय ए सिंक्रोनस मोटर। तो आपको बताया कि मोटर जब नो लोड कंडीशन पर हो और ओवर एक्साइटेड हो तो ये सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति कार्य करती है। सिंक्रोनस कंडेंसर की भांति व्यवहार करती है। पावर फैक्टर की वैल्यू जो रहती है वो लीडिंग चली जाती है इसके अंदर, जब नो लोड कंडीशन के अंदर है लीडिंग होगी। और इसके लिए आर्मेचर धारा की अगर अपने बात करें तो अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड दोनों कंडीशन में आर्मेचर की वैल्यू हाई रहती है। और आर्मेचर रिएक्शन लीडिंग पावर फैक्टर है तो मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहता है। तो अभी क्या हुआ, लीडिंग है तो धारा जो है वोल्टेज से आगे निकल जाएगी, लेकिंग है तो धारा वोल्टेज से लेग करेगी। और यूनिटी पावर फैक्टर है तो धारा है जो वोल्टेज के इन फेज में रहती है, अभी अनुप्रयुक्त वोल्टेज के साथ फेज में बिल्कुल नहीं। तो ये होता नॉर्मल एक्साइटेशन के अंदर। परिणामी वोल्टेज ई को 90 डिग्री से पीछे है, बिल्कुल नहीं, लेगिंग थोड़ी कर रहा है, लघु कोण द्वारा अनुप्रयुक्त वोल्टेज के पीछे है, अनुप्रयुक्त वोल्टेज से आगे है, अप्लाइड वोल्टेज की तुलना में आगे है। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 43, एक 8 ध्रुवीय प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णित है, इसकी आवर्ती खालिस्तान होती है। ए 8 पोल अल्टरनेटर रोटेशन एट 700 आरपीएम, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो फ्रीक्वेंसी अपने सिक्वेंस गति ज्ञात करते हैं 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहती है और ये पोल और ये सिक्वेंस गति रहती है आरपीएम में। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे तो सिक्वेंस गति गुणा पोल्स अपॉन में 120, गति अपने पास है 750 आरपीएम और अपने पास पोल है 8 डिवाइड बाई 120, 8 से डिवाइड किया 15, 15 पंजे 75 और आ जाएगा अपने पास 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। सॉरी। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे भी ये दोबारा समझाने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, क्वेरी होगी तो जरूर आपकी क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, गति नियंत्रक के लिए ध्रुव परिवर्तन को खालिस्तान में अपनाया जाता है। फॉर द स्पीड कंट्रोल पर्पज पोल चेंजिंग मेथड कैन बी एडॉप्टेड फॉर। स्लिप रिंग मोटर में बिल्कुल नहीं, सिंक्रोनस मोटर में भी नहीं, सिंगल फेज मोटर में नहीं। पोल चेंज ऑफ जो मेथड रहता है वो ओनली स्क्विरल केज मोटर के अंदर रहता है, गति परिवर्तन का। स्लिप रिंग में तो सप्लाई
रोटर सप्लाई कम या ज्यादा करके कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर में फिक्स रहती है, नो स्पीड चेंज रहती है इसके अंदर। स्पीड चेंज रहेगी। सिंक्रोनस गति का ज्ञात करने का फॉर्मूला है 120 फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस गति बढ़ेगी, पोल की संख्या को कम करेंगे तो गति बढ़ेगी। ओके, तो अभी क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास सी। क्वेश्चन नंबर 45। एक 100 वाट का हीटर को एक 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया है, तो हीटर में बहती हुई धारा धारा ज्ञात करने के लिए तो अपने V अपन में R करेंगे। वोल्टेज 240, वोल्टेज अपन में रेजिस्टेंस करते हैं। धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है पावर अपन में वोल्टेज। धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अपने पास रहता है आई स्क्वायर आर करते हैं तो इतना आएगा। तो ये पावर P अपन में R और उसके हटाएंगे अंडर रूट। ओके, तो वोल्टेज धारा ज्ञात करने के लिए वोल्टेज गुणा कंडक्टेंस या पावर गुणा कंडक्टेंस अंडर रूट आ जाएगा। अभी अपने पास वाट दी हुई है 1000, ये फॉर्मूला लगाएंगे और अपन में वोल्टेज है 240। 250 रहता तो 4 एम्पियर आता, अभी 4 एम्पियर से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सभी क्वेश्चन के लिए भाग देना कोई कंपलसरी नहीं होता। एक खुले परिपथ में इन एन ओपन सर्किट की बात करें तो ये अपने चलो सीरीज सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है। ओके, अब अगर ये यहां से ओपन हो जाए ऐसे, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस अपने मेजरमेंट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू रहेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो धारा का मान रहेगा 0। ओके, अगर सीरीज सर्किट के अंदर ओपन सर्किट हो रहा है, सीरीज सर्किट में ओपन सर्किट हो रहा है, तो कोई भी एलिमेंट कार्य नहीं करेगा। अगर पैरेलल सर्किट के अंदर समांतर परिपथ के अंदर अगर कोई ओपन सर्किट हो रहा है, तो अन्य उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य उपकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अपने बात करते हैं अगर शॉर्ट सर्किट हो तो क्या होगा। अगर सीरीज सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे आपने माने कि 30 वोल्ट 20 वोल्ट किसी परिपथ में अप्लाई 30 वोल्टेज किसी परिपथ में अप्लाई किया गया है। 10 वोल्टेज के 3 एलिमेंट हैं, जिसमें से एक शॉर्ट हो गया तो पीछे वोल्टेज बच गई 30, जो दो एलिमेंट्स के ऊपर डिवाइड होगी। ओके, दो एलिमेंट पर डिवाइड होगी तो 30 10 वोल्टेज की जगह 15 वोल्टेज मिल रही है, तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, फ्यूज हो सकता है, खराब हो सकता है, जल सकता है। तो सीरीज सर्किट के अंदर ऐसा भी हो सकता है उनको नॉर्मल वोल्टेज से कम वोल्टेज मिल रही है, एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया तो बाकी को प्रॉपर वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर अपने पास एक कोई सर्किट ड्रॉ करके आ रहा है तो उसकी कैलकुलेशन करें पहले, उसके बाद में डिसाइड करें कि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो जलेंगे, अवे जो होते हैं उपकरण वो जलेंगे या प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अगर यही कंडीशन पैरेलल परिपथ में हो रही है शॉर्ट सर्किट, तो कोई भी उपकरण कार्य नहीं करेगा। कार्य
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पैरेलल्स अगर अपने पास सर्किट है, उसके अंदर कोई एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया, जिस प्रकार ये अलग-अलग ब्रांच है इसके अंदर। इसको हटाते हैं यार, बैक करते हैं थोड़ा। इतना आपने लिख लिया होगा शायद तक। अगर पैरेलल्स के अंदर अपने बात करें, ये दो अपने पास कोई उपकरण लगे हुए हैं, ये सप्लाई सोर्सेज आ गया, तो इसमें से कोई यहाँ से ये अपने पास शॉर्ट हो गया पूरा परिपथिता। तो क्या होता है, जो धारा रहती है वो लो पाथ को चूज करती है, लो रजिस्टिविटी पाथ को चूज करती है। तो करंट इस ब्रांच में आने की बजाय सीधा यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि पैरेलल में कोई सर्किट कार्य नहीं, कोई भी एलिमेंट कार्य नहीं करेगा, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर अपने फॉर्मूले से ज्ञात करके देखते हैं कि ये प्रत्येक एलिमेंट को वोल्टेज पूरा मिलना स्टार्ट होगी या सामान्य से ज्यादा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 46 का रहेगा, प्रतिरोध अनंत और धारा का मान 0 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 47 नंबर क्वेश्चन, अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर खालिस्तान के आधार पर कार्य करता है, तो ये रेजिड्यूल करंट के ऊपर कार्य करता है। ईएलसीबी के कई मॉडिफाइड भी रूप हैं। ईएलसी अर्थ अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर, आरसीडी होता है, आर सीसीबी रहता है। आरसीडी का मतलब है रेजिड्यूल करंट डिवाइस, और आरसीडी का मतलब है रेजिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा ए। शॉर्ट सर्किट के लिए फ्यूज यूज में लेते हैं, ओवरलोड के लिए ओएलसी रिले यूज में ले सकते हैं, मैग्नेटिक रिले भी यूज में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति खालिस्तान से मापा जाता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज है, हाफ चार्ज है, हाफ चार्ज है या फुल चार्ज है। हाफ डिस्चार्ज कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रहती है, वो रहती है 1.110 से लेकर 1.130 के मध्य। हाफ चार्ज के अंदर 1.210 से लेकर 1.230 के मध्य। फुल चार्ज के अंदर 1.280 से लेकर 1.300 के मध्य। तो इसकी मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मेजरमेंट करेंगे हाइड्रोमीटर के द्वारा, और हाइग्रोमीटर भी रहता है जिसके द्वारा आर्द्रता मॉइस्चराइजेशन को अपने मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का है, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्य बल द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज, बीच की दूरी के समानुपाती होता है, या बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताओ। दो समान चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रिपल्शन रहता है, रिपल्शन बल कार्य करता है, और दो असमान चुंबकीय ध्रुवों के मध्य अट्रैक्शन का बल, आकर्षण का बल कार्य करता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में जो बल रहता है, ये बीच के माध्यम पर डिपेंड करेगा, माध्यम पर निर्भर करता है, और इन ध्रुवों की प्रबलता पर डिपेंड करेगा, ध्रुवों की प्रबलता क्या है। अब आप बताओ कि बीच की दूरी की समानुपाती तो नहीं रहता है, समानुपाती तो नहीं होता। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, या बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मैग्नेटिक जो बल रहता है, ये क्या रहता है,
दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास डी। क्वेश्चन नंबर 50। बैंड पास फिल्टर वह है जो बैंड पास एक निश्चित सीमा के अंदर फ्रीक्वेंसी को पास करना। बैंड पास फिल्टर कहलाता है लो पास के अंदर निम्न फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई पास के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है। लो पास की बात करें तो इसके अंदर सीरीज जो एलिमेंट रहता है लो पास, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम। तो फ्रीक्वेंसी कम होने पर किसका मान कम होगा? फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सएल का मान कम, तो सीरीज जो एलिमेंट रहेगा वो इंडक्टर रहेगा। हाई पास के अंदर बात करें तो जो सीरीज एलिमेंट जो होगा अपने पास वो होगा कैपेसिटर। निम्न आवृत्ति के संकेत भेजना तो ये लो पास फिल्टर रहेगा। उच्च आवृत्ति के संकेत भेजना तो ये हाई पास फिल्टर रहेगा। उच्च आवृत्ति के संकेत भेजना तो ये अपने पास होगा हाई पास फिल्टर। दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजना तो ये बैंड पास फिल्टर हो गया। और अपने से बैंड पास ही पूछ रहा है। रिजेक्टेड सिग्नल बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी लिमिट, दो आवर्ती सीमाओं के बीच सिग्नल को रिजेक्ट करना तो ये भी नहीं देता, बैंड पास फिल्टर होता है किन्हीं दो आवर्ती सीमाओं के बीच में एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को पास करना। स्टार सिग्नल में लाइन वोल्टेज खालिस्तान के समान होती है फेज वोल्टेज। तो अपने इसको पूरा परफॉर्मेंस ही बता देता हूँ स्टार और डेल्टा के अंदर। न्यू पीडीएफ क्रिएट। तो चलते हैं पीडीएफ की ओर। ये अपने माने ये अपने स्टार सर्किट ड्रॉ कर दिया। ये आर फेज है, ये बी फेज है और ये वाई फेज है। ये जो लाइन से करंट आ रहा है ये लाइन करंट होगा और ये स्पेसिफाइड रेजिस्टेंस माने रिएक्टेंस माने इंपीडेंस माने इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा ये फेज करंट होगा। तो लिखते हैं लाइन वोल्टेज क्या होगा? लाइन वोल्टेज रहता है किन्हीं दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज मेजरमेंट की जाती है वो लाइन वोल्टेज होगी। इक्वेशन लिखें, ये आर फेज है, ये बी फेज है, ये वाई फेज है, आर वाई बी। तो लाइन वोल्टेज के लिए टोटल आपको बता देता हूँ, वी आर वाई के मध्य जो वोल्टेज होगी फेजों के मध्य वो लाइन वोल्टेज। वी वाई बी दो फेजों के मध्य जो वोल्टेज रहेगी लाइन वोल्टेज। वी आर और बी के मध्य जो रहेगी वो भी लाइन वोल्टेज रहेगी। फेज वोल्टेज के लिए क्या रहता है? तो फेज वोल्टेज होगी फेज और न्यूट्रल के मध्य जो वोल्टेज होगी वो फेज वोल्टेज। वी आर एन फेज वोल्टेज, वी वाई एन फेज वोल्टेज, वी बी एन फेज वोल्टेज। और लाइन करंट की बात करें तो लाइन करंट रहता है जो लाइन के अंदर से फ्लो कर रहा है। तो ये रहेगा आई आर फेज रहेगा, आई वाई फेज रहेगा और आई बी फेज के अंदर जो वोल्टेज करंट रहेगा वो लाइन करंट रहेगा। और फेज करंट की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो फेज करंट ये जेड आर फेज का इम्पीडेंस है, ये जेड वाई फेज का इम्पीडेंस है, ये जेड बी फेज का इम्पीडेंस है। किसी स्पेसिफाइड इम्पीडेंस के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो फेज करंट रहेगा। इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, आई आर आई वाई और आई बी फेज के अंदर जो करंट रहेगा वो फेज करंट होगा। तो इसके लिए अपने देखते हैं कि इसके अंदर लाइन करंट और फेज करंट इक्वल है, लेकिन लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज इक्वल नहीं है। तो ये अपने देख लिया स्टार सर्किट के बारे में। अब देखते हैं डेल्टा परिपथ के बारे में।
ये जेड आर इम्पीडेंस है, ये जेड वाई इम्पीडेंस है, ये जेड बी इम्पीडेंस है, ये आर फेज, ये बी फेज और ये वाई फेज है, आर वाई बी। तो इसके अंदर लाइन वोल्टेज देखेंगे किन्हीं दो फेजों के बीच में वोल्टेज, तो वो रहेगी वी आर वाई, वी वाई बी और वी आर बी के मध्य जो अलग अलग फेजों के मध्य जो वोल्टेज होगी वो लाइन वोल्टेज होगी। और फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो किसी, ये जेड आर इम्पीडेंस है, आर फेज का जो इम्पीडेंस है इसके सिरों पर जो वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे ये फेज वोल्टेज देगी। तो इसको लिखते हैं वी वाई बी और वी आर बी के मध्य जो वोल्टेज रहेगी वो होगा फेज वोल्टेज। लाइन करंट की बात करते हैं, लाइन से करंट जो आएगा आई आर, आई वाई और आई बी के बीच में जो स्पंद होगा वो लाइन करंट। और फेज करंट की बात करते हैं तो फेज करंट रहेगा, ये स्पेसिफाइड इम्पीडेंस है आर फेज का, ये वाई फेज का स्पेसिफाइड इम्पीडेंस, ये बी फेज का। तो इसके अंदर आपने लिखेंगे, अब ये आर फेज जो इस लाइन से करंट आएगा, जो यहाँ से करंट इधर आ जाएगा इससे, आर फेज की कॉइल से जो करंट फ्लो करेगा वो फेज करंट। तो यहाँ से करंट जो आएगा, करंट की वैल्यू इधर से हो गई ऐसे, इधर से हो गई ऐसे, कई डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जो आर फेज के अंदर करंट आ रहा है वो आर फेज का फेज करंट, जो वाई में आ रहा है वाई फेज का फेज करंट, और जेड के अंदर जेड फेज का करंट रहेगा। तो इसके बीच में संबंध लिखते हैं, फेज करंट होगा आई, आर और वाई के मध्य जो रहेगा वो फेज करंट है, आर और वाई के मध्य। तो जेड वाई, वाई फेज का फेज करंट है, वाई जेड वाई यानी कि वाई फेज का स्पेसिफाइड इम्पीडेंस के अंदर से फ्लो कर रहा है। जिस टाइम इस इम्पीडेंस से करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ मात्रा में ऐसे भी फ्लो करेगा, कुछ मात्रा में ऐसे भी जाएगा, तो ये कई डायरेक्शन में जाएगा, दो दो पाथ है इसके लिए। और आई वाई बी के मध्य जो करंट होगा, वाई और बी, इसके मध्य जो करंट रहेगा वो बी फेज का करंट रहेगा, फेज करंट। और ये आर और बी के मध्य जो संबंध है ये फेज करंट को शो कर रहा है। इसीलिए डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, लाइन करंट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 फेज करंट। देखते हैं इसके बीच में संबंध, क्वेश्चन नंबर 27। तो स्टार सर्किट के अंदर लाइन वोल्टेज, स्टार परिपथ के अंदर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी पी एच, यानी कि अपने पास फेज वोल्टेज ज्ञात करने के लिए लाइन वोल्टेज अपॉन में अंडर रूट 3 करेंगे, और फेज लाइन वोल्टेज ज्ञात करने के लिए फेज वोल्टेज गुणा अंडर रूट 3 रहेगा। और लाइन करंट की बात करें तो ये फेज करंट के इक्वल रहेगी, क्योंकि एक ही इम्पीडेंस है जो उसी के अंदर से लाइन करंट और उसी के अंदर से फेज करंट आ रहा है। तो इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर रूट 3 वीपीएच। क्वेश्चन नंबर 52, वोल्ट मीटर की प्रास बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर, ये ये अपने पास एम्पियर मीटर की कॉइल है, एम्पियर मीटर के जो अंतर है, इसके अंदर मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये है आर एम, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ये है आई एम। अब अपने इसकी प्रास बढ़ाने के लिए करंट को किसी अदर पाथ से प्रवाहित करवाते हैं, तो ये अपने इसके अंदर लगाते हैं शंट, शंट की वैल्यू को रखते हैं आर एस एच के द्वारा, और यहाँ से जो करंट आएगा वो करंट कितना होगा, टोटल करंट माइनस आई एम करंट रहेगा इस ब्रांच से जो करंट फ्लो करेगा, यानी कि आई एस एच जो करंट जो फ्लो करेगा शंट ब्रांच से। और पैरेलल के अंदर आपको बताया कि हर एक एलिमेंट के ऊपर, हर एक उपकरण के ऊपर वोल्टेज समान रहती है। तो इसीलिए अपने सीरीज के अंदर जो शंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आई एम
और आरएम, इस मीटर के अंदर से कॉइल के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है, वो दोनों मिलके वोल्टेज निकालेंगे और टोटल धारा कितनी प्रवाहित करनी है और मीटर कितनी प्रवाहित कर रहा था उससे माइनस करेंगे, तो अपने पास आएगा शंट ब्रांच की धारा और टोटल जो इनके टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। तो इसके अंदर एम्पियर मीटर का जो शंट रहता है उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे और वोल्ट मीटर के पास बढ़ाने के लिए जैसे ये अपने पास वोल्ट मीटर के इंटरनल कॉइल है जिसका मान मानेंगे अपने आर एम मीटर का है, तो धारा फ्लो करेगी आई एम। इसकी रेंज बढ़ाने के लिए वोल्ट मीटर के अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी और वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये मीटर के लगेगा पैरेलल्स में जिसके कारण करंट की वैल्यू जितनी कम सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा। तो इसके अपने लगाते हैं सीरीज के अंदर जिसको कहते हैं मल्टीप्लाई, तो आर एम वन इसको मान लेते हैं जो अपने मल्टीप्लायर लगाएंगे, तो इसके लिए करंट ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है टोटल वोल्टेज कितनी मेजरमेंट करनी है माइनस आई एम और आर एम, यानी कि टोटल वोल्टेज कितनी मापन करनी है और जो वोल्ट मीटर के अंदर जो कॉइल है उसके अंदर कितना वोल्टेज है अपॉन में आई एम, मीटर की कॉइल मैक्सिमम पहले कितना पर करंट फ्लो कर रही थी तो वो आई एम लगाएंगे। अब इसके अंदर आई एम आर एम टोटल वोल्टेज से निकालेंगे तो अपने पास आएगी जो अपने पास मल्टीप्लायर आर एम वन आपको दिखा रहा हूं, इसके ऊपर कितना वोल्टेज रहेगा वो और मीटर की धारा का मान पहले कितना था, तो डिवाइड करेंगे तो इसके द्वारा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। तो श्रृंखला में उच्च मान का प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट रहेगा और एम्पियर मीटर के लिए समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध ये रहेगा एम्पियर मीटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी से करते हैं यार, लेक्चर काफी लंबा हो गया। वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है, द वायरिंग दैट नीड टू बी प्लानेड एट, क्वेश्चन है वायरिंग जो भवन निर्माण में योजित एवं क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित है, द वायरिंग दैट नीडेड टू बी प्लानिंग एंड एक्सिक्यूटिव अलोंग विथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज, बिल्डिंग के निर्माण के टाइम ये नहीं कह रहा कि निर्माण स्टार्ट किया नहीं उससे पहले कर दी तो कहां पर करेंगे, निर्माण करने के बाद में भी नहीं करा, निर्माणाधीन है, बिल्डिंग का काम चल रहा है उस टाइम जो वायरिंग करते हैं वो कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग करते हैं, इसे छिपी हुई वायरिंग और या इसे डक्ट वायरिंग भी कहते हैं, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग। सरफेस कंड्यूट तो ये बता रहा है कि सरफेस के ऊपर कंड्यूट लगेगा, बेटर वायरिंग बेटर रहता है, क्लीट वायरिंग अस्थायी वायरिंग है, तो कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग हो जाएगी अपने पास ऑप्शन नंबर 53 इज इक्वल टू डी। 54, निम्नलिखित में से तीन फेज मोटर में कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, थ्री फेज मोटर के अंदर पहले ही आप काफी बार बता दिया कि सिक्वेंस मोटर होती है, ये नोड सेल्फ स्टार्ट होती है और इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए डीसी कंपाउंड मोटर, कंपाउंड मोटर और पोनी मोटर। पोनी मोटर क्यों कहते हैं, नाम सुना है पहले कभी, पोनी मोटर इसलिए कहते हैं कि सिक्वेंस मोटर में जैसे चार पोल हैं तो इस मोटर के अंदर पोल की संख्या एक या दो कम होगी जिसके कारण पोल की संख्या कम तो गति की वैल्यू हाई, जिसके कारण सिंक्रोनस स्पीड को आराम से उसकी सिंक्रोनस स्पीड के आसपास लेके जाएगी और उधर से डीसी से एक्साइट करेंगे फील्ड वाइंडिंग को और वो सिंक्रोनस स्पीड पर इंटरलॉक हो जाएगी। और तीसरा ये सिस्टम रहता है डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा, साथ में हंटिंग कम होगी और साथ में सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा ए 54 का। 55, निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव डिवाइस, पैसिव डिवाइस के अंदर क्या होती है, जिसके अंदर किसी प्रकार का एनर्जी सोर्सेज नहीं रहता, अब एफईटी के अंदर भी नहीं रहता लेकिन इसे एक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज में कैटेगरी में काउंट करते हैं, ए बी सी ये तीनों एक्टिव एलिमेंट हैं। पैसिव एयर कोर इंडक्टर ये है पैसिव एलिमेंट,
जिनके खुद के अंदर कोई ऊर्जा का साधन नहीं रहता। आर एल सी ट्रांसफार्मर के अंदर तो कोर ही आ गई, वैसे ही आपको बता दिया, ये सब पैसिव एलिमेंट है जिनके अंदर स्वतः खुद का कोई एनर्जी सोर्सेज नहीं रहता है। 56 नंबर क्वेश्चन, यदि आई धारा है तो वोल्टेज भी, तो पावर क्या होगी? वोल्टेज गुणा धारा रहेगी, पावर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपने पास। 56 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? Which type of fire extinguisher is shooting for extinguisher electrical fire? विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र? पानी डाल के करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। फोम है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्शन कर सकेगी। अपने यूज करते हैं CO2 इलेक्ट्रिकल के अंदर, या जो हेलोन टाइप रहता है अपने पास वो, या अपने यूज करते हैं CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, ज्यादातर इनका यूज किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र को यूज करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल परिपथ की कंटिन्यूटी सामान्यतः खालिस्तान द्वारा जांच की जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज यूजुअली चेक्ड बाय, तो एम्पियर मीटर के द्वारा नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर के द्वारा नहीं कर सकते, शक्ति मीटर के द्वारा नहीं कर सकते, ओम मीटर के द्वारा करते हैं, या मल्टीमीटर अपने लेते हैं। मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्वतः खुद का साधन रहता है एनर्जी का, जिसके द्वारा टर्मिनल्स के ऊपर लगाएंगे और कंटिन्यूटी टेस्ट मिलेगी। एम्पीयर मीटर के अंदर अलग से सप्लाई देनी पड़ती है, वोल्ट मीटर के अंदर और पावर मीटर के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 59, किसी संधारित्र की धारिता खालिस्तान के समानुपाती होती है? द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, कैपेसिटर की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, डाइइलेक्ट्रिक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी। कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला रहता है E नॉट गुणा एरिया डिवाइड बाय डी। ऑप्शन नंबर 60, शुद्ध साइन तरंग का रूप गुणा क्या होता है? पिछला जो लेक्चर लगाया है 1 से 30 क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर साइन, स्क्वायर, सॉटूथ, हाफ वेव सब के आरएमएस, एवरेज, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू को बताया है। अभी अपने पास ऑप्शन रहेगा डी। साइन वेव के लिए बता देता हूँ, सभी का बता देता हूँ। इसके लिए आरएमएस जो वैल्यू रहेगी वो रहती है 0.707, एवरेज वैल्यू की बात करें तो 0.637, फार्म फैक्टर की वैल्यू देखें तो 1.11। फार्म फैक्टर रहता है औसत मान, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात, और पीक फैक्टर की बात करें तो इसकी वैल्यू रहती है 1.414। सेक्वायर वेव की बात करें, सभी की वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एक, पावर फैक्टर एवरेज वैल्यू एक, फॉर्म फैक्टर एक, और पीक फैक्टर की वैल्यू इकाई। साटूथ की अगर हमने बात करें, साटूथ की बात करें, आरएमएस वैल्यू 0.577, एवरेज वैल्यू 0.501, फॉर्म फैक्टर 1.15, पीक फैक्टर 1.732। सेक्वायर वेव की बात, सेक्वायर कर ली हमने, देखिए हाफ वेव या हाफ रेक्टिफाइड वेव भी कहते हैं। तो इसके अंदर आरएमएस वैल्यू 0.5, एवरेज वैल्यू 0.318, फॉर्म फैक्टर 1.57 और पीक फैक्टर की वैल्यू रहती है 2, यानी कि √4। तो दोस्तों आज अपना VSSC का ये VSSC के 60 क्वेश्चन कंप्लीट करके इस पेपर को कंप्लीट कर दिया है। ये पेपर 27 नवंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको जरूर उसका जवाब मिलेगा। तो ओके, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों।